हाँ, 1 मिनट। अब देखो, अगर हम बात करेंगे ना टॉर्क की, तो टॉर्क के पास 2 डायरेक्शन थे, आंटी एंगल थे, ठीक है। अगर तो ये एंटी होते हैं तो इसका ये डायरेक्शन कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन गोइंग आउटवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू पेपर लिखना, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो परपेंडिकुलर टू स्क्रीन या पेपर गोइंग इनवर्ड, ठीक है। इसके 2 डायरेक्शन ध्यान में रखना। अब एक काम करो जरा सा, ये सबको ही निकालोगे। हर एक बच्चा इसका आंसर देगा। रॉड की लेंथ है 1 मीटर, ये इसका मिडिल पॉइंट है। रॉड की लेंथ तुम ले लो 2 मीटर, ठीक है। रॉड की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। और ये लेंथ मुझे दी गई है 1 मीटर। ठीक है, ये एंगल दिया गया मुझे 37 डिग्री। ये फोर्स दिया गया 10 न्यूटन। ये एंगल मुझे दिया गया 53 डिग्री। ये फोर्स मुझे दिया गया है 20 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट नेट टॉर्क अबाउट ओ। ये ओ पॉइंट है जहां पर इसको पाइवोट किया गया, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करो, सबको आंसर देगा। फोर्स के टुकड़े करो, वो हिस्सा निकालो जो परपेंडिकुलर है, दोनों को अलग अलग निकालो। देखो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर दो। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एक को प्लस लो, एक को माइनस लो, वैल्यू को लिखो। हर एक बच्चा आंसर देगा, ठीक है। बाकी लोग भी दो आंसर। ओके, सबको डायरेक्शन ही मेंशन कर दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैं तब तक की थोड़े देर अपने प्रिय बच्चों के घर पे फोन लगाता हूँ जो जो एब्सेंट है अभी। ओके, ऋषि तुमने ट्राई किया। वेरी गुड। हेलो। हाँ, ध्रुवी है क्या? हाँ, वो क्लास के लिए बैठी है वो।
वो एक्चुअली क्लास कर रही है, तो क्लास में प्रेजेंट नहीं है वो। फिजिक्स फिजिक्स क्लास, फिजिक्स। हाँ जी। ओके, अभी वो एक्चुअली क्या, वो थोड़ा चैप्टर बहुत टफ चल रहा है, तो अभी के एक क्लास में प्रेजेंट थी वो दूसरी क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर तुम नहीं रहेगी ना, फिर एक्चुअली क्लास में बैठते ना बच्चे, तो फिर बच्चों को डाउट होता है, तो मैं पूछ पूछ के भी थोड़ा देख लेता हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको थोड़ा बोलिए ना, प्रेजेंट रहेगी। चलो ठीक है, वेरी गुड। सब ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। चलो, तुम लोग कोशिश करोगे तो तुम लोग सीख जाओगे, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलो देख लेते हैं हम लोग भी, तो मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा फोर्स का वो हिस्सा लो जो कि आर के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 10 कॉस हो जाएगा, ये 10 कॉस, तो ये 10 साइन 37। साइन 37 मेरा हो जाएगा 3/5, दैट इज 6। 5 टू 10 is 6 मीटर। ये 20 था फोर्स, यहाँ पे 20 कॉस, यहाँ पे 20 साइन। 20 कॉस, कॉस ये वाला, ये साइन वाला हो जाएगा। साइन 53 कितना हो जाएगा, 4/5। ये हमारा हो जाएगा 5 4 जा 20 16, ठीक है। ये 6 न्यूटन। अब देखो 6 न्यूटन मीटर वाला जो है, तो ये 6 न्यूटन होगा अभी, मल्टीप्लाई क्या काम करना है। 6 न्यूटन की वजह से ये, अगर हम इसको F1 ले लेते हैं फोर्स को, इसको अगर हम F2 ले लेते हैं, तो देखो तो टॉर्क ड्यू टू 1, मतलब फोर्स 1, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, ये कितना 2 मीटर है, 2। कैसे घुमाएगा आंटी, ये हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर, ठीक है। और एंटी को क्या लेते हैं, प्लस। टॉर्क ड्यू टू 2, कहा गया 2, ये 2 है, ठीक है। ये कितना 16 है, ये कैसे घुमाएगा इसको, ये फोर्स इधर लगेगा, इसको ऐसे घुमाएगा ना, ये हो जाएगा 16। 16 इंटू 8, डिस्टेंस कितना यहाँ पे 1 मीटर है, ये 16 न्यूटन मीटर। ये कैसा घुमाएगा इसको, ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। सही जा रहा ना मैं, 10 है और 20 है, 20 कॉस और 20 साइन। साइन लिखा 3/5 टू जाता है 6, 6 इंटू 2 बराबर है ये, तो ये लिखा मैंने कितना 20, ये फोर्स 20 था, ठीक है। 20 कॉस 37, 20 साइन 37, साइन 37 हो गया 20 कॉस, कॉस 20 साइन 53, साइन 53 हो जाएगा 4/5, सही है। 5 16 न्यूटन। ये हो जाएगा टॉर्क 16 इंटू 1, कि बीचों बीच में था, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। और कभी कोई पूछ ले भाई एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो तुम जरा सा ऐसे उसको समझा सकते हो कि हाथ घुमा करके देखो, ये थंब जो है बाहर की तरफ आता है, तो बाहर आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव जेड एक्सिस बन जाता है। अब देखो तो ये हो जाएगा माइनस, देयरफॉर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, इस दोनों को एड अप कर दो तो -4 न्यूटन मीटर। साइड कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव हमने किसको चूज किया था, क्लॉकवाइज को, और इसको हमने चूज किया था एंटी क्लॉकवाइज को। यहाँ लिखेंगे माइनस, देयरफॉर टॉर्क नेट इज -4 न्यूटन मीटर, और वी कैन राइट डाउन 4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखो क्या क्या बच्चों ने आंसर दिया था। शिवाशी का सही था, सही है। शिवा तुमने पता नहीं कैसे कर दिया इसको, ठीक है। समर तुमने कैसे कर दिया,
तुम लोगों ने लगता है पहले का आंसर कुछ दिया होगा क्या? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो इस पे, क्योंकि अब आगे वाले सवाल जो है उसमें हम लोग को टॉर्क को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये सबको आगे क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम। देखो, इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों में काफी चीजें सेव होती है। नेट फोर्स जीरो होता है। अगर कभी भी बोला जाए किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो आंख बंद करके ये मान लेना कि सिग्मा एफ एक्स जीरो है, सिग्मा एफ वाई जीरो है, सिग्मा एफ जेड जीरो है। ठीक है, यहाँ भी सेम कहानी है, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, यहाँ पे सिग्मा टॉ इक्वल टू जीरो, मतलब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा होगा उतना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। यहाँ भी सेम कहानी, सिग्मा टॉर्क इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट होता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसा नाम है स्टेशनरी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट जीरो, बट इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा कुछ हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर टॉर्क अगर है तो जीरो होगा, तो इसमें जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट ही है लेकिन जीरो रह के कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। जैसे देखो, अभी तुम अपनी जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, तुम इक्विलिब्रियम में हो, तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तुम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। ना तुम वहां से हिल रहे हो, ना तुम नीचे गिर रहे हो, ना तुम रोटेट कर रहे हो। ठीक है, जहां पर बैठे हो फिक्स होकर के बैठे हुए हो। ठीक है, आई थिंक, आई होप कि कोई झूला तो नहीं झूल रहा होगा अभी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो और अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी के पास, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो लग रहा होता है, कुछ वेलोसिटी हो सकती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल जो है ना, तुम लोग को आगे जाकर के सीखना होगा फ्लूइड चैप्टर में। जब बारिश होती है ना, तो बादल से जब बारिश की बूंदें गिरती है, तो उनका स्पीड बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ने से क्या होता है, उनके ऊपर एक विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है, और जितनी ज्यादा स्पीड होती है ना, विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होता है। शुरू में स्पीड कम होती है बूंदों की, एमजी लगता है स्पीड बढ़ती है, 10 लगा, 20 स्पीड हो गई, 30 स्पीड हो गई। वैसे वैसे क्या होता है, विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। एमजी मान लो 100 न्यूटन है फिक्स, इसकी वजह से स्पीड बढ़ी 10 20 30। इसकी वजह से विस्कस फोर्स भी बढ़ा 10 20 30, ऐसे बढ़ता है। एक समय आएगा जब एमजी लग रहा है 100 जो कि फिक्स है, और विस्कस फोर्स भी हो जाता है 100। उस समय टोटल फोर्स इस बारिश की बूंद के ऊपर जीरो लग रहा होता है। लेकिन ये बारिश की बूंद पे नेट फोर्स तो जीरो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी ये नीचे गिर रही होती है विद ए कांस्टेंट स्पीड।
उस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो मैं ये एग्जांपल अगर कुछ ज़्यादा समझ में ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग जाकर के पढ़ेंगे फ्लूइड चैप्टर में। लेकिन मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि नेट फ़ोर्स लग रहा है और बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, वो 0 नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है? ठीक है? ये इतना समझ में आ गया सबको? अब इसके बेसिस पे ना हम लोग 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन्स लेते हैं। कौन-सा सेकंड पॉइंट? ये वाला? टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होगा मतलब उसके ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे। वो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन ये है, एक रॉड है, ठीक है? रॉड मान लो मासलेस है। इसको हमने क्या किया, चाकू की नोक पर हमने इसको बैलेंस कर दिया। वी कॉल इट एज नाइफ एज। यहाँ पर एक मास है 2 केजी का, जिसकी दूरी है यहाँ से 2 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, ये रॉड बनी हुई है, कोई लाइट सी ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। अगर हमने मास को अगर ऐसा हैंग किया यहाँ पे, तो तुरंत क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे टॉर्क क्रिएट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, और ये घूम जाएगी रॉड। ठीक है, ऐसे ही नीचे ढलक जाएगा। पूछा गया इस सवाल में, वेयर शुड मास ऑफ 4 kg we had to obtain रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, टॉर्क इक्वल टू 0। देखो, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर रहे थे। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए? तो आंसर है सही है। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए? तो अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ लो, तुम्हारी मर्जी है। और याद रखना, ये पॉइंट जो पकड़ते हैं हम लोग जो पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं उसके लिए हम लोग अपने प्रॉपर इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। हम अगर आड़ा टेढ़ा पॉइंट अगर चूज कर लेंगे ना, तो गलत तो नहीं होगा फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन हम जाके सवालों में जाके उलझ जाएंगे। ठीक है? इसलिए मैं तुमको वो भी बताऊंगा कि हम कैसे प्रॉपर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। तो रियर शुड बी मास ऑफ 4 kg वी हैव टू ऑब्टेन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा जा रहा है कैसा, देखो तो ये हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ना ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्लॉकवाइज लाने के लिए मैं मास को समवेयर इधर हैंग करूं, क्योंकि ऐसे हैंग करूंगा तब जाके ये बनेगा क्लॉकवाइज ना। क्लियर होगी बात सबको? क्योंकि मुझे एंटी मिल रहा है तो मुझे अंकल दे रहा है, ठीक है, तो मतलब मुझे क्लॉकवाइज करना है, तो कैसा जाएगा देखो ऐसा। यहाँ पे ये मास कितना है, 4 kg है। ये डिस्टेंस मान लो एक बार के लिए एक्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 into 2, ठीक है, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 2 into 2, दैट इज, ये साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्लस, और ये 4 into x, क्योंकि ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को कन्वेंशन से नेगेटिव माना जाता है। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। एक्स कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो दिस इज इक्वल टू 1। ये, अब एक बात तुम पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, कि यहाँ पे हमने जो टॉर्क निकाला है वो इसके अबाउट ही क्यों निकाला? जब हर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, सब पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है, तो इसके अबाउट ही क्यों निकाला? तो उसके पीछे कारण समझना, और ये कारण तुमको बाकी हर सवाल में पता होना चाहिए। देखो, ये जो नाइफ एज है ना,
ये भी अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है? अगर ये इक्विलिब्रियम में ना पूरी की पूरी, तो ये भी अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? ये बैलेंस कर रहा होगा 4 केजी और 2 केजी, दैट इज़ 60 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है ये नॉर्मल फोर्स। अगर मैंने इसी पॉइंट के अबाउट निकाला है, तो मैं एक चीज़ से बच जाता हूँ और वो इस नॉर्मल फोर्स की टॉर्क से। नॉर्मल फोर्स का टॉर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस पॉइंट के अबाउट 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो अगर मैं इस टॉर्क से बच गया, तो मेरे को एक अच्छा फ़ायदा मिल गया। इसीलिए याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी फोर्स से बचना है, तुमको उसके टॉर्क टॉर्क से बचना है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स फोर्स है, तो तुम उसी पॉइंट को ही चूज़ कर लो जिसके अबाउट तुम टॉर्क को 0 करो। क्योंकि हर पॉइंट के अबाउट 0 तुम्हारे पास पूरी आज़ादी है, तुम किसी पॉइंट को भी चूज़ करो। तो क्यों ना हम उसको चूज़ करें जिससे कि हमारा काम आसान हो, ठीक है? या कभी-कभी तुमको ऐसा लग कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट ऐसा तुमको मिलेगा जहाँ से 3-4 फोर्स पास हो रहे हो। देखा कि बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ से पास हो रहे हो, तो हमने उसी को ले लिया पॉइंट ओ और उसी के अबाउट हमने टॉर्क निकाला। क्योंकि ज़्यादा फोर्स है उसके अबाउट से, तो सारे के सारे फोर्स का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक पॉइंट याद रखना, फॉर ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है। मैं खाली तुम्हें छोटी सी बात समझा देता हूँ। फॉर यूनिफॉर्म रॉड, वेट एक्ट थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? चलो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, सबको ट्राई करना। एक रॉड है, ठीक है? इसका मास है रॉड का 10 केजी, रॉड की लेंथ है 2 मीटर, ठीक है? और ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये डिस्टेंस मुझे दिया गया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है? रॉड का मास कितना है? 10 केजी है। यहाँ पे एक वेट को हैंग कर दिया गया है, ये वेट है, मान लो एक बात ये है, ये 10 केजी है, ये 5 केजी, ठीक है? मान लो एक बात ये 20 केजी, ठीक है? यहाँ पे हमको मास को रखना है 15 केजी इस साइड, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, पहले पूछ सकता है पहले कहाँ रखें, ठीक है? वो भी एक सवाल बन सकता है। मास कितना आपको रखना है इधर में? वेयर शुड, क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वेयर शुड मास ऑफ या व्हाट मास शुड बी, या वेयर शुड मास ऑफ 15 केजी बी केप्ट so as to obtain equilibrium। तो सबको फटाफट सॉल्व करो इसको।
ये देख लो एक बार, ये मास 10 केजी रॉड का, ये 2 मीटर की रॉड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको तो मेरे ना सबको जो आंसर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी लोग भी निकालो आंसर। पाइवोट पॉइंट है तो उसके अबाउट ही निकालो टॉर्क, तो क्या होगा, तो उस पाइवोट पॉइंट के, ऐसा मत सोचता कि ये पाइवोट पॉइंट जो है कोई नॉर्मल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, ये जो पाइवोट है ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी नॉर्मल फोर्स के टॉर्क के कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसी पॉइंट को क्या यहाँ पे इसके अबाउट निकालते हैं टॉर्क। जिसका आ गया है वो अच्छी बात है, वो चेक कर लो, बाकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मास है यहाँ से 10 केजी, ठीक है, रॉड का। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से कितना लगा रहा फोर्स, 100 न्यूटन, ठीक है। ओके लूसी, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मान लो टॉर्क ड्यू टू, ये 1, ये 2 फोर्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू वेट 1 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 75, ठीक है। तुम चाहो तो इसको मीटर में भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 न्यूटन मीटर। ये कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा, डायरेक्शन में क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक, दैट इज प्लस, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू 2, ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू, हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैसे रहेगा, जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज, माइनस साइन लगा दो। अभी ऑब्वियस सी बात है, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कैसा, रिजल्टेंट तो इन दोनों का है एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे क्या एक क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियस सी बात है इसको समवेयर यहाँ पे रखूंगा 15 को, तो नेट टॉर्क हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा 125 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये नेट टॉर्क है। और ये कैसा है, ये प्लस है, हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब हमको एक नया वेट लेकर के आते हैं और रखते हैं, तो वो इधर रखेंगे हम लोग, उसको इधर रखेंगे, ठीक है, ताकि क्लॉकवाइज आइए। तो 125 इक्वल्स टू 10 10 या 100 इंटू, दूरी मान लो यहाँ से x है, एक 100 का लिखा 15 150 mg हो जाएगा इंटू x, ठीक है। ये हमारा x आ जाएगा 125/50, ये किस पे आ गई, मीटर में आ गया ना, ये सब हमने सब कुछ किस पे लिया था, मीटर में लिया था। तो अगर ये x हमारा आएगा 125/150 मीटर, इसको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइव 50, 250/3, ठीक है। कितना सेंटीमीटर आएगा,
सही किया ना मैंने? हाँ, सब कुछ सही है। तुम लोग देखो कि चेक करो एक बार तुम लोगों ने कुछ गलती की है क्या? ठीक है? ये सबमिट 83 यहाँ पे कहीं पे करके आएगा वो, ठीक है? तुम अगर चाहो, तुम इसको तो अलग मेथड से किए होगे तो तुम दूसरा मेथड क्या यूज़ कर सकते हो भाई? दूसरा मेथड यही यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे तुमने ले लिया होगा 150 एंटी क्लॉकवाइज़, -25 क्लॉकवाइज़ और तुमने इसको ले लिया होगा इधर रखा है तुमने 150 इंटू एक्स, ठीक है? ये तुमने इसको इधर रख दिया है, तुमने उसको ले लिया होगा माइनस कर दिया, ठीक है? तुमने 0 कर दिया, तो भी तुम्हें आंसर सेम मिलेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? कोई मेथड यूज़ करो, दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट इस पे तो पूछ लो। चलो ठीक है। अभी सुनो मैं ये इसको भी मैं क्लास को एड कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग क्या करना, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन देखना होगे रोटेशन के, इस तरह के मैं तुमको क्वेश्चन नंबर भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? तुम लोग वो वाले क्वेश्चन्स ना घर पे बैठ के ट्राई कर लेना, ठीक है? और थर्सडे को टेस्ट रखी है मैंने, ठीक है? और ग्रेड इजी पे टेस्ट होगी, एनएलएम की टेस्ट होगी, ठीक है? 30 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें, ठीक है? और इसलिए एनएलएम घर पे अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? ओके, चलो बाय।